अब हम लोग जानेंगे कि भारत का जो ग्रोथ हुआ यानी कि जो जीडीपी भारत का बढ़ा और जो भारत के लोगों का एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर चेंज कैसे हुआ उसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो, भारत जब आज़ाद हुआ यानी कि 1947 से लेकर के आज तक यानी कि 2023 तक हर साल भारत का इकोनॉमी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं और इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है। ठीक है, हम लोग आपको पता ही होगा कि हम लोग स्टार्टिंग किए थे प्लान इकोनॉमी से। ठीक है, 5 ईयर प्लान वाला जो हम लोग का चैप्टर था वो तो आपको याद ही होगा। तो जब हम लोग प्लान इकोनॉमी किए तो प्लान डेवलपमेंट से क्या हुआ, हम लोगों का ये मोटो था कि भारत का जो आउटपुट है यानी जो भारत जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो बढ़े और लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, 1950 से लेकर के 2010 तक यानी कि 60 साल तक जीडीपी, इंडिया का जो जीडीपी था यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था वो बढ़ते जा रहा था। ठीक है, वो बढ़ते जा रहा था किससे? एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से। यानी कि अगर एम्प्लॉयमेंट एक साल आज अगर 2000 लोगों को काम मिल रहा है और अगले साल अगर 3000 लोगों को काम मिल रहा है तो कितना परसेंट इंक्रीज़ हो गया? 50%। मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, 50% इंक्रीज़ हो गया। लेकिन जीडीपी उस समय 70% से बढ़ रहा था। ठीक है, अब इसको जीरो जीरो खत्म कर दो यानी कि 7% से जीडीपी बढ़ रहा था और 2 या 3% से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। तो इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ था वो कम था जीडीपी के ग्रोथ के मुकाबले। आप इस आप चार्ट से देख सकते हो कि 1956 में जो हमारा जीडीपी था, ये वाला जीडीपी का है, तो जीडीपी 3.6 से बढ़ा लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना था? 0.39 से बढ़ा। फिर एम्प्लॉयमेंट 0.85 से 2.3, यानी कि ये एम्प्लॉयमेंट जो है जिस रेट से बढ़ रहा था एक साल के अब बाद अगले साल जितने लोगों को रोज़गार मिल रहा था वो जीडीपी से हमेशा कम रहा है। कभी जीडीपी गिरा भी है लेकिन फिर उठा भी है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो कभी भी जीडीपी का जो दर था उसको ये क्रॉस नहीं कर सका। ठीक है, अब कभी कभी क्या हुआ आप देखो, जैसे कि यहाँ पे जीडीपी जब बढ़ रहा है, ठीक है, ये 8.7% से बढ़ रहा था और जो जीडीपी 8.7% से बढ़ रहा था, लेकिन जॉब जो है क्रिएशन वो मात्र 0.28% हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडिया है वो 8.7% ज़्यादा गुड्स या सामान का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन मात्र 0.28% लोगों को ही नौकरी मिल रहा था नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि इस साल अगर 1000 लोगों को नौकरी मिला, ठीक है, 1000 लोगों को नौकरी मिला तो अगले साल मात्र 1028 लोगों को नौकरी मिला था। और अगर इस साल हमारा जीडीपी दर 1 लाख करोड़ रुपया था तो अगले साल वो 8.7% से बढ़कर जो भी बनता है आपका 1,08,000 करोड़ ऐसा कुछ बन गया था जीडीपी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा इंडिया था वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा था, उसका जीडीपी बढ़ रहा था लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा था। ये जो फेनोमेनन है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करना लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ना, उसको बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? जॉबलेस ग्रोथ। फिर दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि आपको तो पता ही है जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे भारत का जो जनसंख्या था वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में काम करता था, खेती बाड़ी करता था। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा काम करता था। लेकिन फिर जैसे जैसे हमारा भारत जो है आगे बढ़ता गया, इकोनॉमिकली बेटर होते गया, ज़्यादा भारत का इकोनॉमी बढ़ने लगा, उस हिसाब से जो चेंज है यानी कि जो लोग रोज़गार कर रहे हैं वो उसमें चेंजेस देखने को मिला। आप इस टेबल से देख सकते हो। देखो, जब 1972-73 में यानी कि आज़ादी के मात्र 20 साल 30 साल के बाद, इनफैक्ट 20-22 साल के बाद, प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे थे? 74.3। सर्विस सेक्टर यानी कि जो माना जाता है डेवलप्ड इकोनॉमी में होता है ज़्यादातर, सर्विस सेक्टर में बहुत कम लोग थे, 14.8% थे। और सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में 10.9% थे। यही आप आ जाओ 2017-18 में, जहाँ पर भारत का जो इकोनॉमी है वो अच्छा खासा इस लेवल से तो अच्छा खासा डेवलप कर गया। तो इस सिचुएशन में आप देखो, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो मात्र अब 44.6% लोग ही करते हैं। इंडस्ट्रीज़ काफ़ी यहाँ पर बन गया तो 24.4% लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं और सर्विस सेक्टर भी यहाँ पे काफ़ी ग्रो कर गया, इसलिए 31.0% लोग आपका सर्विस सेक्टर्स में काम करते हैं। ठीक है, अब
अब इसका ये भी मतलब है कि जो पहले जो लोग काम करते थे, सैलरीड एम्प्लॉय थे, यानी कि जिनको हर महीने के अंत में पैसा मिलता था, जो उनका कुछ कुछ सुरक्षा होता था कि वो ठीक है काम करेंगे, वो साल के महीने के अंत में उनको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो छुट्टी मारे या फिर छुट्टी मारे तो कुछ पैसा कट भी सकता था, या फिर मतलब छुट्टी मारे तो उनका एक तरह से जॉब जो है वो सिक्योर रहता था। तो जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय थे वो आज 2017-18 में 22.8% थे। और जो कैजुअल वेज लेबरर था, यानी कि जो रोज़ काम करके रोज़ कमाता था, जैसे कि ठेला वाला हो गया, आपका रिक्शा वाला हो गए, या फिर आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, तो ऐसा कैजुअल वेज लेबरर्स जो थे वो 25% थे। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि जो खुद से काम कमा खा रहे थे वो 52.2% थे। खुद से कमाने खाने वाले जैसे कि दुकानदार हो गए, ठीक है, आपका जिसका खुद का रिक्शा है वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड में। तो इस प्रकार से 52.2% था। अब इसमें देखने वाला ये बात है कि 1973 में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग तो ज़्यादा थे, लेकिन आप देखो कैजुअल वेज लेबरर मात्र 23.2 था, जो कि बढ़ गया, ठीक है। यानी कि कैजुअल लेबरर जो था, जो रोज़ कमाता खाता था, वो उसका तादाद जो है वो बढ़ चुका था। उसके बाद रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय का भी तादाद जो है वो बढ़ के 22.8% हो गया। तो ये जो फेनोमेनन है कि जो अ, एक जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि कैजुअल वेज लेबर कितना था 23.2, और यहाँ बढ़ के हो गया 25.0, या फिर यहाँ देखो आप 31.8 हो गया, 8 हो गया। तो ये जो फेनोमेनन था कि लोग जो है वो रोज़ काम करते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ मतलब कैजुअल वेज लेबर करते हैं, कैजुअल वेज के रूप में काम करते हैं। तो ये जो फेनोमेनन है इसको बोला गया कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में, सोच के बताओ, कहीं सर्च वर्च मत करना, ये सब चीज़ें बस सोचने की होती है। सोच के बताओ कि जो लोग रोज़ कमाई करते हैं या रोज़ कमाते खाते हैं, तो उनको जॉब में क्या क्या मुश्किलात हो सकता है। अब आप मेरे तरफ से एक हिंट ये है कि आप सोचो कि जो लोग रोज़ बिल्डिंग में काम करते हों, या फिर लोग जो काम के लिए खड़ा रहते हैं चौक चौराहे पर, उनके बारे में आप सोचो और मुझे ये बताओ कि जो लोग रोज़ कमाते खाते हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, किन्हीं 2 या 3 प्रॉब्लम्स का आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कमेंट। जब आप वो चीज़ सोच लोगे तब आप आओगे एक टर्म में जिसको बोलते हैं हम लोग इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। ठीक है, ये 2 तरह का होता है। देखो, एक कभी भी काम जो है ना वो 2 तरह का होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या अंतर है। फॉर्मल में जो कर्मचारी हैं उनको रेगुलर सैलरी मिलता है, जैसे कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे, महीने के अंत में उसको पैसा मिलेगा। उसको अगर कुछ बीमारी होगा या उसको डिजीज़ हो जाएगा या उसको छुट्टी मारना होगा तो वो बोल सकता है कंपनी में कि हमको आज छुट्टी चाहिए, पर उसका पेमेंट उसको मिल जाएगा। उसको फिर हेल्थ बेनिफिट मिलता है, अलग अलग टाइप का बेनिफिट मिलता है, जैसे कि अगर वो कहीं जाना चाहता है तो उसको हो सकता है कि उसका जो एम्प्लॉयर है वो कुछ पैसा दे दे। ठीक है, अब इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग रोज़ कमाते खाते हैं उनके साथ में क्या प्रॉब्लम है कि अगर वो रोज़ काम पे नहीं आएंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। उनका अगर तबीयत ख़राब हुआ तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है, उनको महीने के अंत में पैसा नहीं मिलता है, उनको महीने के अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। ना उनको कोई बोलता है कि आप चले जाओ दुबई घूमने या आप चले जाओ सिंगापुर घूमने, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बोलते हैं वो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स होने का यही सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वर्कर्स जो है वो कैजुअल वेज है, और इस टाइप का जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसको इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और क्या अंतर होता है कि जो लोग आपका फॉर्मल में काम करते हैं, यानी फॉर्मल सेक्टर का एग्जांपल लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उनके साथ में क्या है, तो उनको लेबर लॉज के थ्रू उनको प्रोटेक्शन मिलता है कि मान लो आप ये नहीं कह सकते हो कि बस 8 घंटा काम करना है अगर उसको, तो वो 8 घंटा ही काम करेगा। ये आप नहीं बोल सकते उसको कि तुम 10 घंटा काम करो, 15 घंटा काम करो। जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसी के तहत वो काम करेगा। ठीक है, वो लोग ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए होते हैं। अगर कुछ उनका एम्प्लॉयर गलती करेगा तो ट्रेड यूनियन में बात जाएगी, हो सकता है एम्प्लॉयर के खिलाफ ये लोग मोर्चा निकाल दे, सोशल सिक्योरिटी मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों को मिलता है। अच्छा, इनफॉर्मल वाले में ऐसा कुछ नहीं है। इनफॉर्मल वाले में एक तरह से अगर 10 घंटा का बात है तो 10 घंटा से ज़्यादा भी करा सकते हो आप। ठीक है, ये कानूनन अपराध है लेकिन करा सकते हो ज़बरदस्ती। तो इस प्रकार से उन लोगों को ये सब प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। हो सकता है कि वो लोग ट्रेड यूनियन का जो है वो
सदस्य ना हो, चूँकि वो ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं होंगे तो इसलिए उनको वो सब बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। ठीक है। अब दो तरह का फॉर्मल सेक्टर में होता है, एक होता है पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट जॉब जिसका भी हम बात किए, और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जैसे कि जो लोग काम करते हैं वहाँ पे, खास करके ऐसा इंस्टीट्यूशन में जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, ठीक है, वो वहाँ पे उन लोगों को अगर रेगुलर सैलरी मिल रहा है, अगर वो वहाँ पर उस संस्थान में 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे वहाँ पे लोगों को काम करने वाले को बोलेंगे फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया फॉर्मल सेक्टर का एग्जांपल, और इनफॉर्मल में भी आपको समझ में आ गया। फिर आप समझ जाओ कि किसान जो होते हैं, किसान भी अगर रोज़ काम नहीं करेंगे, मान लो जब तक अगर मान लेते हैं कि धान या फिर आप समझो कि राइस बोने का समय आ गया, उनका तबीयत ख़राब हो गया, तो उनके जगह पर तो कोई काम नहीं करेगा, है ना, उनको खुद ही काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इनफॉर्मल सेक्टर वाले को थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है। ठीक है। अब फॉर्मल सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो डेटा निकाला जाता है कि कितना लोग काम कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर में, वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है। और क्या आपको पता है कि 2012 में 30 मिलियन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स है, यानी कि 3 करोड़ लोग जो है सो फॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, उसमें 1.8 करोड़ लोग गवर्नमेंट सेक्टर से थे। समझो, सोचो कितना बड़ी बात है। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिस्ट लोग ये भी बोलते हैं कि 1990s के बाद से, जब से एलपीजी हुआ है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ, जब से कंपनियां भारत में आई हैं बहुत सारी, तब से इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ गया है। ये सब देखो, ये सब जो लोग काम कर रहे हैं, ये सब क्या आपको लगता है फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हो। ठीक है। इकोनॉमिस्ट लोग ये बोलते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे इकोनॉमी एडवांस होते जाएगा, वैसे वैसे लोग इनफॉर्मल से फॉर्मल में आते जाएंगे। यानी कि जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो लोग ऑफिस में आके काम करना शुरू कर देंगे और उनको सैलरी वगैरह मिलेगा और जो भी बेनिफिट है वो सब मिलेगा। ठीक है। हालांकि भारत में अभी तक वो अच्छी तरीके से हुआ नहीं है, लेकिन हो रहा है। देखो कैसे, यहाँ पे अगर आप देखो तो 2009 से 2012 के बीच में मेल और फीमेल का अगर हम बात करें, तो फीमेल में देखो 133 लोग अगर इनफॉर्मल में काम कर रहा है, तो 310 लोग जो है फीमेल जो है वो अगर 133 फीमेल इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, तो 310 मेल जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। फॉर्मल का अगर बात करें तो 4 मेल अगर फॉर्मल सेक्टर में काम करता है तो 1 फीमेल उसमें काम करती है, यानी कि 4:1। और यहाँ पर इनफॉर्मल का बात करें तो ये बन रहा है लगभग 3:1। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो 2011-12 के आसपास में 443 मिलियन वर्कर्स काम कर रहे थे, 47.3 करोड़। ठीक है। उसमें से 3 करोड़ जो है फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे, बचा कितना, 43 करोड़। तो 43 करोड़ जो है, यानी कि 94% लोग जो है सो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे। इसका मतलब भारत का इकोनॉमी को अभी और डेवलप करना है, और आई कैन बेट ये बता सकते हैं कि जब 20-30 साल के बाद जब और भारत का इकोनॉमी डेवलप कर जाएगा, तो ये जो 94% इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये गिर करके 70 से 60% हो जाएगा। ठीक है। ये गिर करके 70 से 60% तक हो जाएगा। अब जो 30 मिलियन जो, यानी कि 3 करोड़ लोग जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उसमें से मात्र 60 लाख ही महिलाएं काम कर रही हैं, और 24 यानी कि 2.4 करोड़ पुरुष काम करते हैं। ठीक है। अब ये देखो आप, इनफॉर्मलाइजेशन इन अहमदाबाद, ये एक केस स्टडी है, आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है। ये बताने लायक उतना कुछ खास है नहीं। ठीक है। अच्छा, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने का एक और क्या प्रॉब्लम है कि जब उसका एम्प्लॉयर चाहेगा तो वो उसको काम से निकाल सकता है। ठीक है। बिना किसी नोटिस का, बिना किसी कंपनसेशन का। यानी कि अगर मान लो कि जो एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, ठीक है, जो फार्मर, छोटे मोटे जो फार्मर है, तो ज़मींदार लोग जब उनको बोलते हैं कि नहीं 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 इस साल मेरा खेत में नहीं लगेगा, तो क्या उनको पैसा दिया जाता है कि लो 5,000 रुपया, इस बार हमारा खेत में फसल नहीं लगेगा तो तुम खा लेना? ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो इनफॉर्मल लोगों काम करते हैं वहाँ पर कंपनसेशन नहीं मिलता और उनको उनका काम से निकाल दिया भी जा सकता है।
उसके बाद एक और क्या बड़ी बात है कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको टेक्नोलॉजी का उतना अच्छा से अनुभव नहीं है, और अगर अनुभव भी है तो वो बहुत पुराना ज़माना का है, ठीक है। और जो लोग जो इन्फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो मेनली स्लम एरिया में रहते हैं। मतलब उनका जो बस्ती रहता है वो थोड़ा सा उनमें कचरा वगैरह रहता है, मतलब जो रहने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। जो रहने का जो एरिया है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। किसका? तो जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, मतलब कि वो स्लम्स में रहते हैं, स्क्वैटर्स में रहते हैं। उनका घर बहुत पास पास रहता है, स्वास्थ्य का उतना ध्यान नहीं रखते हैं, गंदगी का उतना ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इन सब के कारण जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया। और ये क्या करती है? तो ये जो है लोग जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका देखभाल करने के लिए ये अलग अलग इनिशिएटिव्स निकालती है और अलग अलग तरीके से उनका देखभाल करती है। अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। अगर आप कभी शहर में रहते हो तो आप चले जाना किसी चौक चौराहे पर सुबह के लगभग 7-8 बजे, ठीक है, और उस चौक पे जाना जहाँ पर ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग बैठे हुए मिलेंगे। ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई आदमी आएगा जिसको घर में काम कराना हो या किसी को कुछ काम कराना हो, वो आ करके एक आदमी को ले जाएगा या 2 आदमी को या 5 आदमी को ले जाएगा और बोलेगा देखो आज भर मेरे घर में काम कर दो, ये करना है, तुमको हम आज पैसा दे देंगे। तो इस प्रकार का जो लोग खोज रहे हैं वो एक तरह से अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है वो सब लोग। और अगर उनको उस दिन काम नहीं मिलेगा तो वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाएंगे, और अगर उनको काम मिल जाएगा तो वो कैजुअल लेबर के तौर पे काम कर सकेंगे। उसके बाद क्या होता है, कुछ कुछ लोग जाते हैं और जा कर के अपना रजिस्टर करा लेते हैं जो वैकेंसीज निकलता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। जैसे कि आप देखो पेपर में या फिर गवर्नमेंट का ये कहता है एम्प्लॉयमेंट वीकली करके, उस एम्प्लॉयमेंट वीकली में जो है सो लोग जा कर के रजिस्टर कराएंगे अपना नाम वगैरह जो भी है, और देखेंगे कि क्या एम्प्लॉयमेंट है और उनका जो योग्यता है उसके हिसाब से उनको क्या एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है वो जा कर के वहाँ पर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन का बात करें तो गवर्नमेंट का जो संस्थान है NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये बताता है एम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर कि वो हर लोग जिनको कि काम करने का चाहत है या काम करने को देख रहे हैं, किसके थ्रू? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू, या फिर किसी दोस्तों को बोल रहे हैं कि भाई हमको काम दिला दो, या किसी फैमिली मेम्बर को बोल रहे हैं कि भाई हमको काम दिला दो, और उनको अगर काम नहीं मिल रहा है तो ऐसे लोगों को हम लोग अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिस्ट लोग ये बोलते हैं कि ऐसा लोग जिनको कि एक दिन में 1 घंटा काम भी नहीं मिलता है वो लोग होते हैं अनएम्प्लॉयड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 3 सोर्स से अनएम्प्लॉयड लोगों का डाटा कलेक्शन करती है। पहला होता है रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, दूसरा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस रिपोर्ट जो अभी हम बोले NSSO, और तीसरा होता है एनुअल रिपोर्ट जो कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा मिलता है, ठीक है। इसके थ्रू गवर्नमेंट ये देखती है कि लोग कितने अनएम्प्लॉयड है भारत में और उनको एम्प्लॉयमेंट में लाने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि आपको शायद पता ही होगा कि भारत में गवर्नमेंट जो है नरेगा चलाती है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। उसके तहत लोगों को 100 दिन का काम का गारंटी मिलता है। तो ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको वहाँ पर जो है सो एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और फिर वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीका का होता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीके का होता है। पहला होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फिर होता है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर होता है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो सबके बारे में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। देखो जो हम लोग पहला वाला बात किए थे ना कि आप जाओ जा कर के देखो कि वहाँ पर काम के लिए लोग बैठे होंगे, ऐसे लोगों को और ऐसा लोग जो अनएम्प्लॉयड है उसको बोलते हैं हम लोग ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आप जब कभी गाँव जाओगे तो वहाँ एक देखोगे खेत है, ठीक है, खेत में पूरा फैमिली वाला काम कर रहा है और फैमिली वाला में मान लेते हैं कि 4 लोग, ठीक है, 4 लोग 100 किलो यहाँ से अनाज उपजा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 लोग काम कर रहा है और वो फिर भी 100 किलो अनाज ही उग रहा है इस पूरे खेत से, ठीक है। तो ये जो 5वां इंसान था इसका जो प्रोडक्टिविटी है वो तो 0 है, ठीक है, इसका प्रोडक्टिविटी तो 0 है। तो इस प्रकार से किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी खेत में, कहीं पर भी अगर कोई एक्स्ट्रा लेबर यानी कि उसको हटाने के बाद भी प्रोडक्शन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ऐसा जो एम्प्लॉयमेंट है इसको बोलते हैं हम लोग डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट।
फिर आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि कोई बड़ा आदमी था या बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था जो कि काम कर रहा था, और उसके काम करने की अवधि के बीच में ही जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए। टेक्नोलॉजी में जिस क्षेत्र में भी वो काम करता था उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो गया, और उनको वो टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं चला। ठीक है, तो चूंकि उनको पता नहीं चला इसलिए क्या हुआ, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ऐसा सिचुएशन बनता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में। फिर आता है एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसके लिए होता है, वो मेनली फार्मर्स के लिए होता है। जैसे देखो कि साल भर में 3 महीना या 4 महीना ऐसा होता है जब खेत में कोई भी फसल नहीं बोया जाता है या फसल नहीं लगाया जाता है। तो ये जो 3 या 4 महीना है तो इसको बोलते हैं हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि ये 3-4 महीने में वो काम नहीं कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि गवर्नमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं। खास करके जैसे कि बताए थे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 नरेगा, ये बताता है कि लोगों को 100 दिन काम करने का हक है। यानी कि अगर उनको कहीं काम नहीं मिला तो यहाँ जाकर के रजिस्टर करा लेंगे और मिट्टी ढोना या तालाब बनाना या जो भी काम उनको दिया जाएगा वो करेंगे, और उनको फिर बेसिक इनकम जो है वो डेली का मिल जाएगा। लेकिन ये 100 दिन तक ही मिलेगा, 100 दिन तक ही उनको गारंटी है कि वो काम कर सकते हैं। उसके बाद काम देना नहीं देना वो एम्प्लॉयर का ये जिम्मेदारी। अब गवर्नमेंट जो है वो 2 तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में जैसे कि गवर्नमेंट का अभी अलग अलग है। फॉर एग्जांपल ONGC हो गया, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैस वाला। उसके बाद फिर आपका स्टील इंडस्ट्री का ले लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पर वही दिया हुआ है। तो स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट स्टील का प्रोडक्शन कर रही है। अब मान लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो था वो स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो जैसे ही गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्री था वो स्टील का प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ा देगा, तो बढ़ने के बाद क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर था वो क्या करेगा, ये स्टील को खरीद लेगा और स्टील को खरीदेगा, और फिर प्राइवेट सेक्टर ये स्टील को और अपना अलग अलग काम में लगाएगा या जो भी है उसको बनाएगा बेचेगा जो भी है। तो इस प्रकार से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और जब एम्प्लॉयमेंट इस प्रकार से जनरेट होता है तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब जो आप देखे थे मैंने आपको बताया था MG नरेगा, ठीक है, तो उसमें क्या था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिर्फ वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए ही नहीं है, बल्कि उसमें प्राइमरी हेल्थ भी इंक्लूड किया जाता है, प्राइमरी एजुकेशन भी होता है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर यानी कि गांव वगैरह में पीने के लिए पानी के लिए पीने वाला पानी के लिए अलग अलग तालाब बनाया जाता है या जो भी है। ठीक है, उसके बाद लोगों के लिए घर बनाया जाता है। उसके बाद लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है जो कि हो ही चुका है। उसके बाद फिर सामुदायिक शौचालय वगैरह बनता है, ठीक है, घर बनता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो गांव का भी विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, और कंक्लूज़न में यही बताया गया है कि कैसे हम लोग देखो एम्प्लॉयमेंट का स्टार्ट किए थे हम लोग एम्प्लॉयमेंट जानना, फिर हम लोग जाने कि फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, फिर हम लोग जाने कि भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीके का चेंज हुआ है, फिर हम लोग जाने कि फार्म फैक्ट्रीज़ और ऑफिस में कैसे एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, फिर हम लोग जाने कि अलग अलग मतलब रूरल एरियाज़ में, गांव वाले एरियाज़ में, शहर वाले एरियाज़ में कैसा कैसा एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में जाने। फिर हम लोग जाने कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग जानेंगे कि भारत का जो ग्रोथ हुआ, यानी कि जो GDP भारत का बढ़ा, और जो भारत के लोगों का एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर चेंज कैसे हुआ उसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो, भारत जब आज़ाद हुआ यानी कि 1947 से लेकर के आज तक यानी कि 2023 तक, हर साल भारत का इकोनॉमी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, और इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है। ठीक है,
हम लोग, आपको पता ही होगा कि हम लोग स्टार्टिंग किए थे प्लान इकोनॉमी से, ठीक है। 5 ईयर प्लान वाला जो हम लोग का चैप्टर था वो तो आपको याद ही होगा। तो जब हम लोग प्लान इकोनॉमी किए तो प्लान डेवलपमेंट से क्या हुआ, हम लोगों का ये मोटो था कि भारत का जो आउटपुट है, यानी जो भारत जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो बढ़े और लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। 1950 से लेकर के 2010 तक, यानी कि 60 साल तक जीडीपी, इंडिया का जो जीडीपी था यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था वो बढ़ते जा रहा था, ठीक है। वो बढ़ते जा रहा था किससे, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से। यानी कि अगर एम्प्लॉयमेंट एक साल आज अगर 2000 लोगों को काम मिल रहा है और अगले साल अगर 3000 लोगों को काम मिल रहा है तो कितना परसेंट इंक्रीज़ हो गया, 50%। मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, 50% इंक्रीज़ हो गया। लेकिन जीडीपी उस समय 70% से बढ़ रहा था, ठीक है। अब इसको 0 0 खत्म कर दो, यानी कि 7% से जीडीपी बढ़ रहा था और 2 या 3% से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। तो इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ था वो कम था जीडीपी के ग्रोथ के मुकाबले। आप इस आप चार्ट से देख सकते हो कि 1956 में जो हमारा जीडीपी था, ये वाला जीडीपी का है, तो जीडीपी 3.6 से बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना था, 0.39 से बढ़ा। फिर एम्प्लॉयमेंट 0.85 से 2.3, यानी कि ये एम्प्लॉयमेंट जो है जिस रेट से बढ़ रहा था, एक साल के अब बाद अगले साल जितने लोगों को रोज़गार मिल रहा था वो जीडीपी से हमेशा कम रहा है। कभी जीडीपी गिरा भी है लेकिन फिर उठा भी है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो कभी भी जीडीपी का जो दर था उसको ये क्रॉस नहीं कर सका, ठीक है। अब कभी कभी क्या हुआ, आप देखो जैसे कि यहाँ पे जीडीपी जब बढ़ रहा है, ठीक है, ये 8.7% से बढ़ रहा था और जो जीडीपी 8.7% से बढ़ रहा था, लेकिन जॉब जो है क्रिएशन वो मात्र 0.28% हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडिया है वो 8.7% ज़्यादा गुड्स या सामान का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन मात्र 0.28% लोगों को ही नौकरी मिल रहा था नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि इस साल अगर 1000 लोगों को नौकरी मिला, ठीक है, 1000 लोगों को नौकरी मिला, तो अगले साल मात्र 1028 लोगों को नौकरी मिला था। और अगर इस साल हमारा जीडीपी दर 1 लाख करोड़ रुपया था तो अगले साल वो 8.7% से बढ़कर जो भी बनता है आपका 1,08,000 करोड़ ऐसा कुछ बन गया था जीडीपी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा इंडिया था वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा था, उसका जीडीपी बढ़ रहा था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा था। ये जो फेनोमेनन है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करना लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ना, उसको बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, जॉबलेस ग्रोथ। फिर दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि आपको तो पता ही है, जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे भारत का जो जनसंख्या था वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में काम करता था, खेती बाड़ी करता था, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा काम करता था। लेकिन फिर जैसे जैसे हमारा भारत जो है आगे बढ़ता गया, इकोनॉमिकली बेटर होते गया, ज़्यादा भारत का इकोनॉमी बढ़ने लगा, उस हिसाब से जो चेंज है, यानी कि जो लोग रोज़गार कर रहे हैं वो उसमें चेंजेस देखने को मिला। आप इस टेबल से देख सकते हो। देखो, जब 1972-73 में, यानी कि आज़ादी के मात्र 20 साल 30 साल के बाद, इनफैक्ट 20-22 साल के बाद, प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे थे, 74.3। सर्विस सेक्टर, यानी कि जो माना जाता है डेवलप्ड इकोनॉमी में होता है ज़्यादातर, सर्विस सेक्टर में बहुत कम लोग थे, 14.8% थे। और सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में 10.9% थे। यही आप आ जाओ 2017-18 में, जहाँ पर भारत का जो इकोनॉमी है वो अच्छा खासा, इस लेवल से तो अच्छा खासा डेवलप कर गया। तो इस सिचुएशन में आप देखो, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो मात्र अब 44.6% लोग ही करते हैं। इंडस्ट्रीज़ काफ़ी यहाँ पर बन गया, तो 24.4% लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। और सर्विस सेक्टर भी यहाँ पे काफ़ी ग्रो कर गया, इसलिए 31.0% लोग आपका सर्विस सेक्टर्स में काम करते हैं, ठीक है। अब इसका ये भी मतलब है कि जो पहले जो लोग काम करते थे, सैलरीड एम्प्लॉय थे, यानी कि जिनको हर महीने के अंत में पैसा मिलता था, जो उनका कुछ कुछ सुरक्षा होता था कि वो ठीक है काम करेंगे, वो महीने के अंत में उनको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो छुट्टी मारे, या फिर छुट्टी मारे तो कुछ पैसा कट भी सकता था, या फिर मतलब छुट्टी मारे तो उनका एक तरह से जॉब जो है वो सिक्योर रहता था। तो जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय थे वो 2017-18 में 22.8% थे। और जो कैजुअल वेज लेबरर था,
यानी कि जो रोज़ काम करके रोज़ कमाता था, जैसे कि ठेला वाला हो गया, आपका रिक्शा वाला हो गए, या फिर आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए। तो ऐसा कैजुअल वेज लेबरर्स जो थे वो 25% थे, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि जो खुद से काम कमा खा रहे थे वो 52.2% थे। खुद से कमाने खाने वाले जैसे कि दुकानदार हो गए, ठीक है, आपका जिसका खुद का रिक्शा है वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड में। तो इस प्रकार से 52.2% था। अब इसमें देखने वाला ये बात है कि 1973 में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग तो ज़्यादा थे, लेकिन आप देखो कैजुअल वेज लेबरर मात्र 23.2 था, जो कि बढ़ गया, ठीक है। यानी कि कैजुअल लेबरर जो था, जो रोज़ कमाता खाता था, वो उसका तादाद जो है वो बढ़ चुका था। उसके बाद रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय का भी तादाद जो है वो बढ़ के 22.8% हो गया। तो ये जो फेनोमेनन है कि जो एक, जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि कैजुअल वेज लेबर कितना था 23.2, और यहाँ बढ़ के हो गया 25.0, या फिर यहाँ देखो आप 31.8 हो गया, 8 हो गया। तो ये जो फेनोमेनन था कि लोग जो है वो रोज़ काम करते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ मतलब कैजुअल वेज लेबर करते हैं, कैजुअल वेज के रूप में काम करते हैं। तो ये जो फेनोमेनन है इसको बोला गया कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में, सोच के बताओ, कहीं सर्च वर्च मत करना, ये सब चीज़ें बस सोचने की होती है। सोच के बताओ कि जो लोग रोज़ कमाई करते हैं या रोज़ कमाते खाते हैं, तो उनको जॉब में क्या क्या मुश्किलात हो सकता है। अब आप मेरे तरफ से एक हिंट ये है कि आप सोचो कि जो लोग रोज़ बिल्डिंग में काम करते हों, या फिर लोग जो काम के लिए खड़ा रहते हैं चौक चौराहे पर, उनके बारे में आप सोचो, और मुझे ये बताओ कि जो लोग रोज़ कमाते खाते हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, किन्हीं 2 या 3 प्रॉब्लम्स का आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कमेंट। जब आप वो चीज़ सोच लोगे तब आप आओगे एक टर्म में जिसको बोलते हैं हम लोग इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। ठीक है, ये 2 तरह का होता है। देखो, एक कभी भी काम जो है ना वो 2 तरह का होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या अंतर है। फॉर्मल में जो कर्मचारी हैं उनको रेगुलर सैलरी मिलता है, जैसे कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे, महीने के अंत में उसको पैसा मिलेगा। उसको अगर कुछ बीमारी होगा या उसको डिजीज़ हो जाएगा या उसको छुट्टी मारना होगा तो वो बोल सकता है कंपनी में कि हमको आज छुट्टी चाहिए, पर उसका पेमेंट उसको मिल जाएगा। उसको फिर हेल्थ बेनिफिट मिलता है, अलग अलग टाइप का बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अगर वो कहीं जाना चाहता है तो उसको हो सकता है कि उसका जो एम्प्लॉयर है वो कुछ पैसा दे दे। ठीक है, अब इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग रोज़ कमाते खाते हैं उनके साथ में क्या प्रॉब्लम है कि अगर वो रोज़ काम पे नहीं आएंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। उनका अगर तबीयत ख़राब हुआ तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है। उनको महीने के अंत में पैसा नहीं मिलता है। उनको महीने के अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। ना उनको कोई बोलता है कि आप चले जाओ दुबई घूमने या आप चले जाओ सिंगापुर घूमने, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बोलते हैं वो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स होने का यही सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वर्कर्स जो है वो कैजुअल वेज है, और इस टाइप का जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसको इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और क्या अंतर होता है कि जो लोग आपका फॉर्मल में काम करते हैं, यानी फॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर का एग्जांपल लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उनके साथ में क्या है, तो उनको लेबर लॉज के थ्रू उनको प्रोटेक्शन मिलता है कि मान लो आप ये नहीं कह सकते हो कि बस 8 घंटा काम करना है अगर उसको, तो वो 8 घंटा ही काम करेगा। ये आप नहीं बोल सकते उसको कि तुम 10 घंटा काम करो, 15 घंटा काम करो। जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसी के तहत वो काम करेगा। ठीक है, वो लोग ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए होते हैं। अगर कुछ उनका एम्प्लॉयर गलती करेगा तो ट्रेड यूनियन में बात जाएगी, हो सकता है एम्प्लॉयर के खिलाफ ये लोग मोर्चा निकाल दे। सोशल सिक्योरिटी मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों को मिलता है। अच्छा, इनफॉर्मल वाले में ऐसा कुछ नहीं है। इनफॉर्मल वाले में एक तरह से अगर 10 घंटा का बात है तो 10 घंटा से ज़्यादा भी करा सकते हो आप। ठीक है, ये कानूनन अपराध है लेकिन करा सकते हो ज़बरदस्ती। तो इस प्रकार से उन लोगों को ये सब प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। हो सकता है कि वो लोग ट्रेड यूनियन का जो है वो सदस्य ना हो, चूँकि वो ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं होंगे तो इसलिए उनको वो सब बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब 2 तरह का फॉर्मल सेक्टर में होता है। एक होता है पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट जॉब जिसका भी हम बात किए, और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जैसे कि जो लोग काम करते हैं वहाँ पे, खास करके ऐसा इंस्टीट्यूशन में जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो। ठीक है, वो वहाँ पे उन लोगों को अगर रेगुलर सैलरी मिल रहा है, अगर वो वहाँ पर उस संस्थान में 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे वहाँ पे लोगों को काम करने वाले को बोलेंगे फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया फॉर्मल सेक्टर का एग्जांपल, और इनफॉर्मल में भी आपको समझ में आ गया। फिर आप समझ जाओ कि किसान जो होते हैं, किसान भी अगर रोज़ काम नहीं करेंगे, मान लो जब तक अगर उनका, अगर मान लेते हैं कि धान या फिर आप समझो कि राइस बोने का समय आ गया, उनका तबीयत ख़राब हो गया, तो उनके जगह पर तो कोई काम नहीं करेगा, है ना, उनको खुद ही काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इनफॉर्मल सेक्टर वाले को थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, ठीक है। अब फॉर्मल सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो डेटा निकाला जाता है कि कितना लोग एम्प्लॉयमेंट, कितना लोग काम कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर में, वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। और क्या आपको पता है कि 2012 में 30 मिलियन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स है, यानी कि 3 करोड़ लोग जो है सो फॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, उसमें 1.8 करोड़ लोग गवर्नमेंट सेक्टर से थे। समझो, सोचो कितना बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिस्ट लोग ये भी बोलते हैं कि 1990s के बाद से, जब से एलपीजी हुआ है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ, जब से कंपनियां भारत में आई हैं बहुत सारी, तब से इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ गया है। ये सब देखो, ये सब जो लोग काम कर रहे हैं, ये सब क्या आपको लगता है फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिस्ट लोग ये बोलते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे इकोनॉमी एडवांस होते जाएगा, वैसे वैसे लोग इनफॉर्मल से फॉर्मल में आते जाएंगे। यानी कि जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो लोग ऑफिस में आके काम करना शुरू कर देंगे और उनको सैलरी वगैरह मिलेगा और जो भी बेनिफिट है वो सब मिलेगा, ठीक है। हालांकि भारत में अभी तक वो अच्छी तरीके से हुआ नहीं है, लेकिन हो रहा है। देखो कैसे, यहाँ पे अगर आप देखो तो 2009 से 2012 के बीच में मेल और फीमेल का अगर हम बात करें, तो फीमेल में देखो 133 लोग अगर इनफॉर्मल में काम कर रहा है, तो 310 लोग जो है फीमेल जो है वो अगर 133 फीमेल इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, तो 310 मेल जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। फॉर्मल का अगर बात करें तो 4 मेल अगर फॉर्मल सेक्टर में काम करता है तो 1 फीमेल उसमें काम करती है, यानी कि 4:1। और यहाँ पर इनफॉर्मल का बात करें तो ये बन रहा है लगभग 3:1, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो 2011-12 के आसपास में 443 मिलियन वर्कर्स काम कर रहे थे, 47.3 करोड़, ठीक है। उसमें से 3 करोड़ जो है फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे, बचा कितना, 43 करोड़। तो 43 करोड़ जो है, यानी कि 94% लोग जो है सो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे। इसका मतलब भारत का इकोनॉमी को अभी और डेवलप करना है। और आई कैन बेट, ये बता सकते हैं कि जब 20-30 साल के बाद जब और भारत का इकोनॉमी डेवलप कर जाएगा, तो ये जो 94% इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये गिर करके 70 से 60% हो जाएगा, ठीक है। ये गिर करके 70 से 60% तक हो जाएगा। अब जो 30 मिलियन जो, यानी कि 3 करोड़ लोग जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उसमें से मात्र 60 लाख ही महिलाएं काम कर रही हैं और 24 यानी कि 2.4 करोड़ पुरुष काम करते हैं, ठीक है। अब ये देखो आप, इनफॉर्मलाइजेशन इन अहमदाबाद, ये एक केस स्टडी है, आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है। ये बताने लायक उतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। अच्छा, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने का एक और क्या प्रॉब्लम है कि जब उसका एम्प्लॉयर चाहेगा तो वो उसको काम से निकाल सकता है, ठीक है, बिना किसी नोटिस का, बिना किसी कंपनसेशन का। यानी कि अगर मान लो कि जो एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, ठीक है, जो फार्मर, छोटे मोटे जो फार्मर है, तो ज़मींदार लोग जब उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इस साल मेरा खेत में नहीं लगेगा, तो क्या उनको पैसा दिया जाता है कि लो 5,000 रुपया, इस बार हमारा खेत में फसल नहीं लगेगा तो तुम खा लेना? ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इनफॉर्मल लोगों काम करते हैं, वहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिलता और उनको उनका काम से निकाल दिया भी जा सकता है। उसके बाद एक और क्या बड़ी बात है कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनको टेक्नोलॉजी का उतना अच्छा से अनुभव नहीं है, और अगर अनुभव भी है तो वो बहुत पुराना ज़माना का है, ठीक है। और जो लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो मेनली स्लम एरिया में रहते हैं, मतलब उनका जो बस्ती रहता है वो थोड़ा सा, उनमें कचरा वगैरह रहता है, मतलब जो रहने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, जो रहने का जो एरिया है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। किसका? तो जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, मतलब कि वो स्लम्स में रहते हैं, स्क्वैटर्स में रहते हैं, उनका घर बहुत पास पास रहता है, स्वास्थ्य का उतना ध्यान नहीं रखते हैं, गंदगी का उतना ध्यान नहीं रखते हैं,
ठीक है। तो इन सब के कारण जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया। और ये क्या करती है, तो ये जो है लोग जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका देखभाल करने के लिए ये अलग अलग इनिशिएटिव्स निकालती है और अलग अलग तरीके से उनका देखभाल करती है। अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। अगर आप कभी शहर में रहते हो तो आप चले जाना किसी चौक चौराहे पर सुबह के लगभग 7-8 बजे, ठीक है, और उस चौक पे जाना जहाँ पर ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग बैठे हुए मिलेंगे। ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई आदमी आएगा जिसको घर में काम कराना हो या किसी को कुछ काम कराना हो, वो आकर के एक आदमी को ले जाएगा या 2 आदमी को या 5 आदमी को ले जाएगा और बोलेगा देखो आज भर मेरे घर में काम कर दो, ये करना है, तुमको हम आज पैसा दे देंगे। तो इस प्रकार का जो लोग खोज रहे हैं वो एक तरह से अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है वो सब लोग। और अगर उनको उस दिन काम नहीं मिलेगा तो वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाएंगे, और अगर उनको काम मिल जाएगा तो वो कैजुअल लेबर के तौर पे काम कर सकेंगे। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग जाते हैं और जा कर के अपना रजिस्टर करा लेते हैं जो वैकेंसीज निकलता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। जैसे कि आप देखो पेपर में या फिर गवर्नमेंट का ये कहता है एम्प्लॉयमेंट वीकली करके, उस एम्प्लॉयमेंट वीकली में जो है सो लोग जा कर के रजिस्टर कराएंगे अपना नाम वगैरह जो भी है, और देखेंगे कि क्या एम्प्लॉयमेंट और उनका जो योग्यता है उसके हिसाब से उनको क्या एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है वो जा कर के वहाँ पर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन का बात करें तो गवर्नमेंट का जो संस्थान है NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये बताता है एम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर कि वो हर लोग जिनको कि काम करने का चाहत है या काम करने को देख रहे हैं, किसके थ्रू, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू, या फिर किसी दोस्तों को बोल रहे हैं कि भाई हमको काम दिला दो, या किसी फैमिली मेम्बर को बोल रहे हैं कि भाई हमको काम दिला दो, और उनको अगर काम नहीं मिल रहा है तो ऐसे लोगों को हम लोग अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिस्ट लोग ये बोलते हैं कि ऐसा लोग जिनको कि एक दिन में 1 घंटा काम भी नहीं मिलता है वो लोग होते हैं अनएम्प्लॉयड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 3 सोर्स से अनएम्प्लॉयड लोगों का डाटा कलेक्शन करती है। पहला होता है रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, दूसरा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस रिपोर्ट जो अभी हम बोले NSSO, और तीसरा होता है एनुअल रिपोर्ट जो कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा मिलता है, ठीक है। इसके थ्रू गवर्नमेंट ये देखती है कि लोग कितने अनएम्प्लॉयड है भारत में और उनको एम्प्लॉयमेंट में लाने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि आपको शायद पता ही होगा कि भारत में गवर्नमेंट जो है नरेगा चलाती है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। उसके तहत लोगों को 100 दिन का काम का गारंटी मिलता है। तो ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको वहाँ पर जो है सो एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और फिर वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीका का होता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीके का होता है। पहला होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फिर होता है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर होता है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो सबके बारे में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। देखो जो हम लोग पहला वाला बात किए थे ना कि आप जाओ जा कर के देखो कि वहाँ पर काम के लिए लोग बैठे होंगे, ऐसे लोगों को, और ऐसा लोग जो अनएम्प्लॉयड है उसको बोलते हैं हम लोग ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आप जब कभी गाँव जाओगे तो वहाँ एक देखोगे खेत है, ठीक है, खेत में पूरा फैमिली वाला काम कर रहा है, और फैमिली वाला में मान लेते हैं कि 4 लोग, ठीक है, 4 लोग 100 किलो यहाँ से अनाज उपजा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 लोग काम कर रहा है और वो फिर भी 100 किलो अनाज ही उग रहा है इस पूरे खेत से, ठीक है। तो ये जो 5वां इंसान था इसका जो प्रोडक्टिविटी है वो तो 0 है, ठीक है, इसका प्रोडक्टिविटी तो 0 है। तो इस प्रकार से किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी खेत में, कहीं पर भी अगर कोई एक्स्ट्रा लेबर यानी कि उसको हटाने के बाद भी प्रोडक्शन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा जो एम्प्लॉयमेंट है इसको बोलते हैं हम लोग डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। फिर आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि कोई बड़ा आदमी था या बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था जो कि काम कर रहा था, और उसके काम करने की अवधि के बीच में ही जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए टेक्नोलॉजी में। जिस क्षेत्र में भी वो काम करता था उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो गया और उनको वो टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं चला।
ठीक है। तो चूंकि उनको पता नहीं चला इसलिए क्या हुआ, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ऐसा सिचुएशन बनता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में। फिर आता है एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसके लिए होता है, वो मेनली फार्मर्स के लिए होता है। जैसे देखो कि साल भर में 3 महीना या 4 महीना ऐसा होता है जब खेत में कोई भी फसल नहीं बोया जाता है या फसल नहीं लगाया जाता है। तो ये जो 3 या 4 महीना है तो इसको बोलते हैं हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्योंकि ये 3-4 महीने में वो काम नहीं कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि गवर्नमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं। खास करके जैसे कि बताए थे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 नरेगा, ये बताता है कि लोगों को 100 दिन काम करने का हक है। यानी कि अगर उनको कहीं काम नहीं मिला तो यहाँ जाकर के रजिस्टर करा लेंगे और मिट्टी ढोना या तालाब बनाना या जो भी काम उनको दिया जाएगा वो करेंगे और उनको फिर बेसिक इनकम जो है वो डेली का मिल जाएगा। लेकिन ये 100 दिन तक ही मिलेगा, 100 दिन तक ही उनको गारंटी है कि वो काम कर सकते हैं। उसके बाद काम देना नहीं देना वो एम्प्लॉयर का ये जिम्मेदारी। अब गवर्नमेंट जो है वो 2 तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में जैसे कि गवर्नमेंट का अभी अलग अलग है, फॉर एग्जांपल ONGC हो गया, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैस वाला। उसके बाद फिर आपका स्टील इंडस्ट्री का ले लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पर वही दिया हुआ है। तो स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट स्टील का प्रोडक्शन कर रही है। अब मान लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो था वो स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो जैसे ही गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्री था वो स्टील का प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ा देगा तो बढ़ने के बाद क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर था वो क्या करेगा, ये स्टील को खरीद लेगा और स्टील को खरीदेगा और फिर प्राइवेट सेक्टर ये स्टील को और अपना अलग अलग काम में लगाएगा या जो भी है उसको बनाएगा बेचेगा जो भी है। तो इस प्रकार से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और जब एम्प्लॉयमेंट इस प्रकार से जनरेट होता है तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो आप देखे थे, मैंने आपको बताया था MG नरेगा, ठीक है, तो उसमें क्या था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिर्फ वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए ही नहीं है, बल्कि उसमें प्राइमरी हेल्थ भी इंक्लूड किया जाता है, प्राइमरी एजुकेशन भी होता है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर यानी कि गांव वगैरह में पीने के लिए पानी के लिए पीने वाला पानी के लिए अलग अलग तालाब बनाया जाता है या जो भी है, ठीक है। उसके बाद लोगों के लिए घर बनाया जाता है। उसके बाद लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है जो कि हो ही चुका है। उसके बाद फिर सामुदायिक शौचालय वगैरह बनता है, ठीक है, घर बनता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो गांव का भी विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर और कंक्लूज़न में यही बताया गया है कि कैसे हम लोग देखो एम्प्लॉयमेंट का स्टार्ट किए थे हम लोग एम्प्लॉयमेंट जानना, फिर हम लोग जाने कि फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, फिर हम लोग जाने कि भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीके का चेंज हुआ है, फिर हम लोग जाने कि फार्म फैक्ट्रीज़ और ऑफिस में कैसे एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। फिर हम लोग जाने कि अलग अलग मतलब रूरल एरियाज़ में, गांव वाले एरियाज़ में, शहर वाले एरियाज़ में कैसा कैसा एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में जाने। फिर हम लोग जाने कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू वेरी मच।